Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of Inside IS Daily Current Affair of 1st of October 2020. And regarding the topics that we are going to discuss today, there are 4 topics from the mains point of view and there are 5 topics from the prelims point of view. So let's start our discussion with the first topic from the paper GS paper 1. Topic covered, that is silent feature of Indian society, diversity of India. ओके तो रिसेंटली न्यूज़ में ऐसा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन क्राइम अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज़। ठीक है, तो एनसीआरबी दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने एक जो एनुअल रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट की रिलेटेड टू द क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी कम्युनिटी। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं उनके रिलेटेड जो डाटा है, एक रिपोर्ट है, उन्होंने सबमिट कर दी। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है वो 2019 के फाइंडिंग के अकॉर्डिंग है। ओके, 2019 की रिपोर्ट है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। ठीक है, दैट इज़ एनुअल क्राइम इन इंडिया। तो की फाइंडिंग ऐसे है कि इंक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट द मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो देखा गया ऐसा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, जिसको वन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक है, अभी इंक्रीज़ कितना हुआ है 2018 का अगर फिगर देखा जाए तो कंपेयर अगर किया जाए 2018 और 2019 से, तो उसमें जो इंक्रीमेंट है जो हुई है ओवर शेड्यूल कास्ट में जो हुई है, ठीक है, वो 7% में इंक्रीमेंट हुई है, और शेड्यूल टाइप का जो है उनमें जो क्राइम की केसेस है वो इंक्रीज़ हुए बाय 26%। ठीक है, इस तरीके से जो दोनों भी एससी और एसटी कम्युनिटीज़ जो है उनमें क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2018। ठीक है, और ये इंक्रीज़ इन ऑफ 1.6% इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केसेस ओवर 2018। ठीक है, और जो केसेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है, इस क्राइम रिलेटेड, उनका भी जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, दैट इज़ ऑफ 1.6% ओवर द केसेस ऑफ 2018। ठीक है, जो भी कंपैरिजन किया जा रहा है वो 2018 और 2019 को कंसिडर करके किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए अभी कौन सी स्टेट का रैंक क्या है उसके बारे में देखते हैं, तो की फाइंडिंग ऐसी है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी। ठीक है, 2019 में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्राइम की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान एंड बिहार। ओके, सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान एंड देन बिहार। और अगर देखा जाए एसटी कम्युनिटी में कि सबसे ज़्यादा क्राइम की संख्या कहाँ पे बढ़ गई है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में, और बाद में फॉलोड बाय राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, इनसे हमें क्या एक कंक्लूड मिल सकता है कि राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान में बोथ दैट इज़ एससी और एसटी कम्युनिटी दोनों के भी जो क्राइम की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों में भी जो राजस्थान का प्लेस है, ठीक है, वो दोनों में भी सेकंड रैंक करता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखा कि एससी के क्राइम में भी राजस्थान के सेकंड है और एसटी का भी क्राइम में राजस्थान सेकंड है, और फर्स्ट देखा जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब अगर वुमेन्स रिलेटेड जो केसेस देखा जाए, ठीक है, वुमेन्स के रेप रिलेटेड जो केसेस है बिलोंगिंग टू द एससी कम्युनिटी, तो राजस्थान जो है वो टॉप लिस्ट में आया है। ठीक है, आफ्टर फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान देन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन द केस ऑफ अ रेप ऑफ अ वुमेन इन द एससी कम्युनिटीज़। और अगर एसटी कम्युनिटी का केसेस देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राजस्थान एंड देन इट इज़ ओडिशा। ओके, एंड देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिफाई इंसिडेंट ऑफ रेसेस ऑफ अ ट्राइबल वुमेन, अगर ट्राइबल वुमेन की केसेस में सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट हुए हैं रेप के वो भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से ये की फाइंडिंग है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक डाटा है। ओके, तो ये जो डाटा है आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीलिम से भी आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अगर क्राइम का ओवरऑल एक स्टैटिस्टिक देखा जाए तो टोटल जो है 4 लाख से ज़्यादा जो केसेस है ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वे रजिस्टर इन 2019। ठीक है, लास्ट मतलब 2018 में क्या था, 3 लाख तक केसेस जो रजिस्टर थे। ठीक है, और जो 2019 के केसेस देखे जाए तो 4 लाख तक बढ़ गई, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केसेस अगेंस्ट द वुमेन बाय 7.3%। ठीक है, साइबर क्राइम रिलेटेड देखा जाए तो इंक्रीज बाय 63.5% इन 2019। आउट ऑफ दिस 60.4% ऑफ अ साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर्स वेयर फॉर द मोटिव ऑफ अ फ्रॉड फॉलोड बाय अ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विथ 5.1%। ठीक है,
अगर साइबर क्राइम रिलेटेड क्राइम का एक रेशियो देखा जाए तो पता चला है कि वो इंक्रीज़ हुआ है 63.5%। ठीक है, 63.5% बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी जो साइबर क्राइम का है जो केस वो 2019 में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और उनमें से क्या है जो 60.4% है, ठीक है, वो जो साइबर क्राइम के केसेस है वो मेनली उनका जो मोटिव रहा है वो फ्रॉड, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये जो केसेस मतलब हुए हैं साइबर क्राइम रिलेटेड, उसका इंक्रीमेंट हुआ है बाय 5.1%। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है इस सर्वे के? तो सबसे पहला है कि जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, a police reform advocacy group said few cases were being registered for specific discrimination action against scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है, तो ये जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है तो उन्होंने ऐसा उनकी तरफ से उन्होंने बताया है कि ज़्यादातर जो केसेस ठीक है, जो भी केसेस मोस्टली रजिस्टर हुए हैं तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन एससी और एसटी जो कम्युनिटीज़ के पीपल है उन्होंने फेस किया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो केसेस है रजिस्टर हुए हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है, रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ की फाइंडिंग दी गई है तो उसमें ऐसा भी बताया है, द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अ केसेस रजिस्टर इंडिकेट दैट वेरी फ्यू केसेस alleging specific discrimination action on the basis of a caste tribe identity that are defined as atrocities under section 3 of a scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989 are being registered of their own। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी जो भी परसेंटेज है, ठीक है, लोअर परसेंटेज ऑफ केसेस जो रजिस्टर हुए हैं उसमें से क्या हुआ, स्पेसिफिक जो थे डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड एक्शन पे बेसिस थे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट्रोसिटीज़ बोलते हैं। एट्रोसिटीज़ जो मेंशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल राइट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, और सच एक्शन आर रजिस्टर्ड मेनली व्हेन अकम्प्लाइज बाय एनी ऑफ द आईपीसी ऑफेंस। ठीक है, जो भी एक्शन होते हैं, ठीक है, आर वो रजिस्टर हो जाते हैं, मेनली वो रिलेट होते हैं रिलेटेड टू द आईपीसी offenses, that is Indian Penal Code offenses। ठीक है, ऑल्सो नो डाटा ऑन द टोटल कंप्लेंट रिसीव ऑन द क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अभी शेड्यूल कास्ट में कितना मतलब क्राइम हुआ है उसका एक पर्टिकुलर जो डाटा है, ठीक है, वो भी अभी तक मतलब इनके रिपोर्ट में उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा भी उन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ डाटा भी दिया है, मैं वो बता देती हूँ एक बार रीड करके कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देखा जाए तो 8 रैंक में एपी है। ठीक है, वो रैंक इन द सेक्सुअल असल्ट केसेस। ठीक है, बाद में सेक्सुअल असल्ट के केसेस का रजिस्ट्रेशन 4000 नियर अबाउट 4000 है। ठीक है, 17,000 रजिस्टर केसेस ऑफ वेरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, रेप केसेस इन 2019 जम्प फ्रॉम, ठीक है, इतने ये देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, 1104 टू 2019 के रेप केसेस का डाटा दिया है, और 186, ठीक है, 1086 का जो डाटा है 2018 का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम अगेंस्ट एससी और एसटी कास्ट में कितने सारे क्राइम का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में क्या क्या मतलब कौन से स्टेट में रैंक किया है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में इंक्रीज़ हुआ है उसका भी डाटा दिया है, और डिस्पोजल ऑफ अ केसेस, ठीक है, इसका भी एक स्टैटिस्टिक डाटा दिया है, और कौन सी स्टेट ने रैंक किया है वो भी एनसीआरबी के न्यू रिपोर्ट पे बताया गया है। ठीक है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के न्यू रिपोर्ट में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है GS2 पेपर। ठीक है, उसमें है कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च। ठीक है, एक नया मिशन लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने लॉन्च किया है। एंड ये किसके अंडर में लॉन्च हुआ है, इट इज़ लॉन्च अंडर द वेंचर कैपिटल फंड ऑफ एससी। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ एससी के अंडर में ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस नए मिशन का, दैट इज़ अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एससी कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जो भी एससी कम्युनिटीज़ के यूथ है उनको एंट्रप्रेन्योरशिप, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए एंट्रप्रेन्योरशिप के केस में उसको प्रमोशन, ठीक है, प्रमोट करने के लिए जो एससी के यूथ है, और स्पेशली प्रीफरेंस दिया गया है दिव्यांग को। ठीक है, स्पेशली प्रीफरेंस किसको दिया है, दिव्यांग को। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि टू सपोर्ट 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ टिल 2024। ठीक है, तो 2024 तक जो भी 1000 नए जो आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़, उसको भी
सपोर्ट करने का भी सोचा है, ठीक है। अभी ये किसके साथ किया जाएगा, जो टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर है उनके साथ ये वर्क किया जाएगा, ठीक है। उस और ये किससे सेटअप हुआ है, जो टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर है वो सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखा जाए, टू सपोर्ट प्रोमोट हैंड होल्ड द स्टार्टअप आइडियाज टिल दे रीच कमर्शियल स्टेज एट प्रोवाइडिंग लिबरल इक्विटी सपोर्ट, ठीक है। तो जो भी यूथ है, ठीक है, दैट इज SC यूथ स्पेशली प्रेफरेंस दिया गया है दिव्यांग को, तो उनको क्या किया जाएगा, जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ है उनको, तो उनको एक इक्विटी का सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो उनका जो न्यू बिजनेस है या न्यू स्टार्टअप है वो कमर्शियल स्टेज तक पहुंच सके। द नेक्स्ट है टू इंसेंटिवाइज स्टूडेंट विथ इनोवेटिव माइंडसेट टू टेक टू एंटरप्रेन्योरशिप विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उनको जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, जाने कि उनको क्या होगा, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप उनका जो है वो अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि जो थाउजेंड्स ऑफ SC यूथ्स हैं विल बी बेनिफिट इन द नेक्स्ट 4 ईयर विथ स्टार्टअप आइडियाज़, ठीक है। जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट साल तक, मतलब 2014 तक 2024 तक जो थाउजेंड्स ऑफ SC यूथ को क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करके, ठीक है, जो भी न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ हैं किसके अंडर में होगा, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है, इन अ हायर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ उनको फंड भी दिया जाएगा ऑफ रुपीज़ 30 लाख, ठीक है, 30 लाख तक उनको फंड दिया जाएगा इन द 3 ईयर एज ए इक्विटी फंडिंग, ठीक है। इक्विटी फंडिंग के रूप में उनको एक फंडिंग दिया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो भी उनका जो आइडिया है, ठीक है, उनका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो एक उनको एक कमर्शियल वेंचर तक ले जा सके, इसलिए उनको एक कुछ इनिशियली उनको कुछ फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये सक्सेसफुल वेंचर विल फर्दर क्वालिफाई Successful venture will further qualify for venture funding of up to ₹5 crore from the venture capital fund of SCs, ठीक है। तो जो वेंचर कैपिटल फंड है SC के लिए, तो वहाँ से जो है ये जो वेंचर चलेगा उसको भी जो फंडिंग दिया जाएंगी वो मतलब कितनी मैक्सिमम लिमिट रह सकती है, वो ₹5 करोड़ तक रह सकती है। अभी इन स्कीम के लिए, ठीक है, ये जो नया जो मिशन है, ठीक है, जो लॉन्च किया है उसमें कौन एलिजिबल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो यूथ who has been identified by TBI, that is टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है। इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए जो यूथ है उनको दिया जाएगा और वो प्रमोशन एंड इट विल बी प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड देखा जाए क्राइटेरिया, तो यूथ विल बी आइडेंटिफाई फॉर इंक्यूबेशन फॉर रेप्यूटेड प्राइवेट TBI, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर है, ठीक है, उनको जो यूथ जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्मार्ट हैकेथॉन में उनका जो अवार्ड रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, जो कंडक्ट किया रहता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनको भी, ये भी स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है फॉर दिस न्यू स्कीम। इनोवेटिव आइडियाज़ फोकसिंग ऑन अ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाई इन द TBI, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर है, तो वो जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है, इन द जो फोकस करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उन वो जो है ये भी क्राइटेरिया रहेगा या एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। स्टार्टअप नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय कोऑपरेटिव थ्रू CSR फंड, ठीक है, जो CSR फंड होता है उसके नॉमिनेटेड जो रहते स्टार्टअप्स, ठीक है, उनको भी जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, ठीक है। CSR मतलब कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। अभी जो वेंचर कैपिटल फंड फॉर SCs है वो क्या है, ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ अ सोशल जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री जो है सोशल जस्टिस की 2014-2015 के ईयर के टाइम पे इन्होंने ये लॉन्च किया था। इन अ व्यू ऑफ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SCs दिव्यांग यूथ एंड टू इनेबल देम टू बिकम अ जॉब गिवर, ठीक है। तो उनको जो SCs और दिव्यांग मोस्टली यूथ है, ठीक है, उनको वो भी एंटरप्रेन्योर बन सके और वो खुद एक जॉब गिवर बन सके, इसके लिए ये जो वेंचर कैपिटल फंड है वो स्टार्ट हुआ था या उसका जो लॉन्च किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज़ टू प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंशियल टू द एंटिटीज़ ऑफ द SCs एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो भी SC एंटरप्रेन्योर है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये जो वेंचर कैपिटल फंड था उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
न्यूज़ इज़ फ्रॉम GS3 पेपर गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बोरोविंग? तो रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी सारे स्टेट को फेस करने पड़ रहे हैं। इसके इसलिए क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट द गवर्नमेंट विल बोरो रुपीज़ 4.34 लाख करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट बोरो करने वाले हैं 4.34 लाख करोड़, ठीक है, जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, ऑफ दिस ईयर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो है गवर्नमेंट ने बोरो करने वाले इतने रुपीज़, ठीक है। पर्टिकुलर ये जो अमाउंट दिया है इतने रुपीज़ गवर्नमेंट बोरो करने वाले, ऐसे फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बताया। विथ दिस गवर्नमेंट विल स्टिक टू रिवाइज बोरोविंग टारगेट फॉर द करंट फिस्कल, ठीक है। तो इस करंट फिस्कल के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, ये रिवाइज करेगा जो बोरोविंग टारगेट्स होते हैं उसको, ठीक है। अभी टारगेट्स क्या है, द सेंटर हैज़ रिवाइज द बोरोविंग टारगेट टू रुपीज़ 12 लाख करोड़ इन मे अगेंस्ट रुपीज़ 7.8 लाख करोड़ अप्रूव्ड इन द बजट 2020-2021, ठीक है। तो इस बार जो अप्रूव्ड बजट में कितना था, 7.8 लाख करोड़ था, पर इस जो सेंटर ने रिवाइज़ किया है जो टारगेट है बोरोविंग का, उसको 12 लाख करोड़ तक, ठीक है। अभी व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट? अभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हमें जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का टोटल इनकम होता है, ठीक है, जो भी टोटल इनकम मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है, उससे हम जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कितना खर्चा होता हो, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ फिस्कल डेफिसिट टारगेट? अभी फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है वो कितना है, तो बजट हैज़ पेड फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट एट 3.5% फॉर द करंट फिस्कल, ठीक है। करंट फिस्कल के लिए 3.5% का जो फिस्कल डेफिसिट है, एंड डाउन फ्रॉम 3.8% ऑफ द GDP इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लास्ट फिस्कल द गवर्नमेंट हैज़ टू रिसोर्ट टू द एक्सेप्ट क्लॉज। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है जो एक्सेप्ट क्लॉज करके है कि यहाँ पे FRBM एक्ट जो है, दैट इज़ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो ये जो एक्ट है इसके अंदर में एक क्लॉज है दैट इज़ एक्सेप्ट क्लॉज। तो एक्सेप्ट क्लॉज क्या है, एक्सेप्ट क्लॉज में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट उन्होंने सेट किया रहता है, वो जो है गवर्नमेंट टू ब्रीच इट फिस्कल डेफिसिट टारगेट बाय 0.5% पॉइंट एट एवरी टाइम, ठीक है। हर एक टाइम पे जब भी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रेस आता है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि अंडर द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंडर एक्सेप्ट जो क्लॉज है उसके अंदर कि दे यूज़ टू ब्रीच द फिस्कल डेफिसिट टारगेट बाय 0.5%, ठीक है। जो 0.5% के जो टारगेट है उसको वो ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है, जो फिस्कल टारगेट है उसको, ठीक है, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड दोज व्हेन ग्रोथ फॉल शार्पन, ठीक है। जब मतलब ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है या जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, उस टाइम पे जो है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो 0.5% से डिक्रीज़ कर सकते हैं या ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बोरिंग? अभी गवर्नमेंट बोरिंग क्या है, जो अभी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट बोरो करने वाले, उसके बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट बोरोविंग क्या होता है, बोरोविंग इज़ द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड फॉल अंडर द कैपिटल रिसिप्ट इन द बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो बजट डॉक्यूमेंट हम जैसे जानते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है उसके अंडर में क्या होता है, जो बोरोविंग होती है, बोरोविंग इन द लोन, जो भी गवर्नमेंट है जब लोन बोरो करते हैं, जो किसके अंडर में होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में होता है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बोरोविंग, ठीक है। यूजुअली गवर्नमेंट बोरोविंग थ्रू इशू ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट बोरोइंग होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो ये किस फॉर्म में होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं जिसको हम जी सेक बोलते हैं, एंड ट्रेजरी बिल होते हैं, इसके फॉर्मेट में जो है गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। हाउ डज इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोविंग अफेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंस? अभी जब गवर्नमेंट बोरोविंग बढ़ जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट अगर किसी से पैसे ले रहा हो तो गवर्नमेंट बोरोविंग इंक्रीज होने की वजह से जो एंटायर जो गवर्नमेंट फाइनेंस है वो कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू
टू लार्ज बोरोविंग मोर देन व्हाट इट हैज़ प्रोजेक्टेड, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने एक्स प्रोजेक्ट किया हो पर उससे उन्होंने ज़्यादा x+1 उन्होंने अगर उनका जो प्रोजेक्शन से बढ़ गया हो तो ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली अगर वो कहीं से बोरो कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से कहा क्या होगा, जो फाइनेंशियल कंडीशन है या गवर्नमेंट की फाइनेंस है उसमें भी दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फिजिकल डिफिशिएट है, ठीक है, फिजिकल डिफिशिएट भी बढ़ने की जो संभावना है उसकी रिस्क बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है लार्जर बोरोविंग प्रोग्राम मीन्स दैट अ पब्लिक डेप्ट विल गो अप, ठीक है। जो अगर गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रही है या कोई भी जो बोरोविंग प्रोग्राम्स होते हैं किसी से कुछ जो लेते हैं हम मनी, तो उससे क्या होगा, जो पब्लिक डेप्ट है मतलब जो कर्जा है, ठीक है, पब्लिक का कर्जा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिलेटेड इशू, ठीक है। व्हाट इज़ ज़ोंबी फायर। अभी ज़ोंबी फायर रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, बिकम द मोस्ट फ्रीक्वेंट इन आर्टिक इन एडिशन टू द फायर ऑकरिंग इन द वंस फ्रोजन टुंड्रा। तो जो भी आर्टिक रीजन है उसमें क्या हुआ है, रिसेंटली जो ज़ोंबीज फायर है वो रिसेंटली अभी फ्रीक्वेंटली नहीं, क्या बढ़ रही है, अभी क्यों बढ़ रही है या क्या है ज़ोंबी फायर, उसके बारे में देखते हैं। तो ज़ोंबी फायर इज़ अ फायर दैट कंटिन्यू टू बर्न अंडरग्राउंड एंड देन री इजेक्टेड री इंजेक्ट्स ऑन द सर्फेस आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो भी फायर है वो इनिशियली क्या होता है, अंडरग्राउंड बर्न होती है, उसके बाद वो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है, वो जो सरफेस पे आ जाती है, सरफेस में इंजेक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ज़ोंबी फायर, ठीक है। अभी व्हाट आर द कंसर्न नाउ, अभी कंसर्न क्या है, जो फायर है, ठीक है, इन द आर्टिक आर स्प्रेडिंग टू द एरिया, जो भी नॉन फायर एरिया है या जो फायर रेजिस्टेंट एरिया है वहाँ पे भी जो आर्टिक की अभी जो फायर हो रही है ज़ोंबी फायर वो वहाँ पे भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द टुंड्रा नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल, ठीक है, जो हम जानते हैं कि आर्टिक सर्कल की जो नॉर्थ में जो टुंड्रा का पार्ट है, ठीक है, इज़ अ ड्राइंग अप, ठीक है, जिसके फायर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा, उसका जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो भी वेजिटेशन है वो भी लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। द फायर एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर हैज़ हैव द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग द कार्बन सिंक इनटू द कार्बन सोर्स, ठीक है। जैसे ये फायर बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी कार्बन सिंक एरियाज है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कार्बन सोर्स एरिया, ठीक है, जो कार्बन इमिटिंग एरिया बन रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए जो है आर्टिक जो ओशियन है, ठीक है, वहाँ पे जो फायर के बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी नीड ऑफ हवर क्या है, अभी हमें क्या कंसिडर करना चाहिए या हमें क्या अभी जो मेजर्स है वो लेने चाहिए, ठीक है। तो अर्जेंट नीड में ऐसा कंसिडर लिया जाए तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ फायर इन द आर्टिक विच आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। तो जो आर्टिक में अभी जो फायर का इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको पहले कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेन अगर रूट पता चल गई कि उसके कॉज का, तो उसके बाद आप उस पर जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। द इशू नीड टू बी टेकन अप एज द इशू ऑफ अ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये बस एक आर्टिक रीजन का ही नहीं पर ये पूरा ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, इसको ऐसा लेके हमको जो मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमें सब ग्लोबल कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड द एक्शन ऑफ मॉनिटरिंग फायर भी हमको स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। ऑल्सो needed it the learning from indigenous people of Arctic about how fire was traditionally used, ठीक है। तो जो आर्टिक के इंडिजिनियस पीपल हैं उनसे भी जानना चाहिए कि जो फायर है वो ट्रेडिशनली कैसी यूज़ की जा सकती है। और हम जो जानते हैं कि न्यू परमाफॉस्ट एंड पीक सेंसिटिव अप्रोच टू वाइल्ड लैंड फायर फाइटिंग आर ऑल्सो नीड टू सेव द आर्टिक, ठीक है। तो जो आर्टिक को सेव करने के लिए हमें एक नीड है कि जो भी वाइल्ड फायर है, ठीक है, उसको हम कैसे फाइट कर पाए। और उसके साथ साथ जो न्यू परमाफॉस्ट है, ठीक है, परमाफॉस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे इनिशियली कोई भी एक जगह हो जहाँ पे जो बर्फ़ है, ठीक है, फ्रोज़न पार्ट काफ़ी टाइम से रहा हो, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। इसको भी जो लाने का है, मतलब परमाफ्रॉस्ट जो है उसको भी न्यूली डेवलप करना या उसको कंसिडर करके हम जो वाइल्ड फायर है उसको कैसे फाइट कर सकते हैं वो भी जो नीड ऑफ द हवर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फिगर दिया है आर्टिक ओशन का, ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ नॉर्थ पोल, ठीक है, इसके यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेस जो है कनाडा, एशिया, रशिया, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि आर्टिक ओशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो फ्रोज़न पार्ट है, ठीक है, मेल्टिंग
जैसे आइस ले लिए या फ्रोज़न जो मटेरियल होता है वो उस पार्ट में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए जो ज़ॉम्बी फायर है उसको कैसे टैकल करना है ये अभी बहुत ज़्यादा एक मेन एम रहा है सबका, और ग्लोबली उसको हैंडल करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, व्हाट इज़ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मीन्स नेचुरल केयर। नेचुरोपैथी क्या होता है? एक नेचुरल केयर होता है जहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ अ हेल्दी डाइट, सिंपल सेल्फ हेल्प टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जो सिंपल हेल्प टेक्निक्स, सिंपल जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प टेक्निक, उसके साथ साथ एक कंबाइंड जो हेल्दी डाइट होता है उस सबको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब खुद की केयर, मतलब नेचुरली क्योर होना, उसको हम बोलते हैं नेचुरोपैथी, ठीक है। जैसे कि ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, बेनिफिशियल हर्ब्स एंड जनरल एक्सरसाइजेस। नेचुरोपैथी सिक्स टू प्रमोट द बॉडी ओन एबिलिटी टू हेल इटसेल्फ, ठीक है, खुद की ही बॉडी से हम खुद ही मतलब कुछ भी डिसीज़ हो या कुछ भी हो, हम खुद ही खुद को बचा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि नेचुरोपैथी का जो मेन ये है एम, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरोपैथी ट्रीट्स अमॉन्ग लॉन्ग टर्म कंडीशन। इन दिस प्रैक्टिस इट इज़ यूज टू ट्रीट रिकरेंट इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म फैटिग, एंजाइटी एंड इन इरिटेबल ब्लो सिंड्रोम, ठीक है। जो नेचुरोपैथी एक लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती है उसमें, तो ये क्या करती है, ये प्रैक्टिस में खुद ही मतलब जो भी रिकरेंट इन्फेक्शन हो या लॉन्ग टर्म फैटिग हो, एंजाइटी हो, इस सबको मतलब सॉल्व करने का भी जो प्रैक्टिस है वो नेचुरोपैथी में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एलर्जी कंडीशन हो, क्रोनिक मसल पेन हो, क्रोनिक डिसीजेस हो, उसको भी कंसिडर किया जाता है नेचुरोपैथी में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया है, जो नवंबर 18 रहेगा एज अ नेचुरोपैथी डे इन जो अभी महात्मा गांधी की जो ये हुआ है, ठीक है, जो बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, उसके बिहाफ में क्या है कि जो नवंबर 18 है उसको नेचुरोपैथी डे से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मेड बाय यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी टू द नेचर क्योर ऑन अ दैट डे इन 1945। महात्मा गांधी ने कमिटमेंट दी थी किसकी, जो नेचर केयर ऑन डे ऑफ 1945। नेक्स्ट इज़ ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल के सक्सेसफुली टेस्टिंग हो गई है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ये सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो इसके फीचर्स देखे जाए तो इंडिजीनियस बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिजीनियस बूस्टर है, उसके साथ साथ एयर फ्रेम सेक्शन भी दिया है। इट फ्लाइज ऑलमोस्ट 3 टाइम द स्पीड ऑफ अ साउंड, ठीक है, जो साउंड है की स्पीड है उसके 3 टाइम का ज़्यादा इसकी ब्रह्मोस की स्पीड है, ठीक है। द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल कैन स्ट्राइक टारगेट ओवर 400 किलोमीटर अवे विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ठीक है। ये जो इसकी खासियत ऐसी है कि ये 4000 किलोमीटर दूर भी उसका टारगेट रहा तो भी ये उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर सकती है। ये मिसाइल जो है वो डेवलप की है बाय रशिया एंड इंडिया, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुई थी 2001 को। पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड ने साइन किया है MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ MOU, उन लोगों ने साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिटेलिंग टारगेट ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, 2021 और 2020 के लिए जो टारगेट्स है रिलेटेड टू द पावर ग्रिड, इसलिए उन्होंने MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, ठीक है। ये MOU में क्या क्या टारगेट्स है, जो पैरामीटर्स है, ठीक है, सच एज फाइनेंशियल, फिजिकल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऐसे जो टारगेट्स हैं जो अचीव करना चाहती है पावर ग्रिड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। अभी पावर ग्रिड क्या है, इट इज़ अ महारत्न कंपनी हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम जैसे हम जानते हैं वहाँ पे महारत्न कंपनी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये जो पावर ग्रिड है एक महारत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये सब मेनली एंगेज होती है जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। इसका इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 अक्टूबर 1989, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्या हुआ था, कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1989 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अंडर में जो पावर ग्रिड है उसका फॉर्मेशन हुआ था इन अक्टूबर 1989 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो मेनली ओन की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड क्या करती है, ट्रांसमिट करती है 15% ऑफ अ टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया ऑन इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक है। जो पावर ग्रिड का ट्रांसमिशन नेटवर्क है उनमें वो 50% जो भी टोटल पावर जनरेट होता है इंडिया में वो उसको ट्रांसमिट करती है। पावर ग्रिड ऑल्सो ऑपरेट अ टेलीकॉम बिजनेस अंडर द नेम
पावर टेल, ठीक है। जो पावर ग्रिड है वो नॉट ओनली जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर का ट्रांसफ़र करने के साथ साथ वो ऑपरेट भी करते हैं टेलीकॉम बिजनेसेस को, जिसका नाम है पावर टेल। The corporation, apart from providing transmission system for evacuation of a central sector power, it also responsible for establishment and operation of a regional and national power grid, ठीक है। ये जो पावर ग्रिड है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ रीजनल एंड नेशनल पावर ग्रिड, ठीक है, जो फैसिलिटेट करती है ट्रांसफर ऑफ अ पावर विद इन द रीजन एंड अक्रॉस द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। डीकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा, तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया और नीदरलैंड है, उन्होंने एक साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन डीकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रांसमिशन बोला था, सॉरी, बट ये ट्रांजिशन एजेंडा है, ठीक है। तो ये जो एजेंडा है साइन किया है इंडिया एंड नीदरलैंड ने। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सपोर्ट डीकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा फॉर अकोमोडेटिंग क्लीनर एंड मोर एनर्जी, ठीक है। कि वो ये इसका एजेंडे का मेन ये क्या है, ऐसा है कि ये अकोमोडेट कर पाए है क्लीनर एंड मोर एनर्जी। फोकस ऑफ द पार्टनरशिप इज़ ऑन द को क्रिएटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, ठीक है। एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाए बाय लिवरेजिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ अ 2 एंटिटीज़, ठीक है। ये दोनों जो एंटिटीज़ हैं इंडिया एंड नीदरलैंड के, तो वो दोनों एंटिटीज़ का प्रॉपर एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन रहा है रिलेटेड टू द क्लीनर एंड मोर एनर्जी, ठीक है। और इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ का एक्सचेंज इन आइडिया, मतलब कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो मेन एम है इस एजेंडा का वो इम्प्लीमेंट हो पाए, इसलिए ये इसको साइन किया गया है। अभी जानते हैं कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस टू अंडरगो चेंजेस व्हेन इट मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर कोई वायरस हो, अगर ए पर्सन हो, ठीक है, ए पर्सन हो, ये बी पर्सन हो, ये सी पर्सन हो, ठीक है, ये जब वायरस इधर जाता है, ठीक है, बी में जाता है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो वायरस है, अगर ये वायरस यहाँ पे जा रहा है तो सपोज़ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है तो बी में आने तक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं। अगर ये बी से टू सी जा रहा है तभी भी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंज आ रहा है। इसके साथ ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब ये कोई भी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाता है तब ये कुछ ना कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ चेंजेस व्हेन इट मल्टीप्लाइज, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब जब नंबर ऑफ पर्सन को इफेक्ट जब करता है तब उसकी प्रॉपर्टी में वो चेंजेस आते हैं, हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। As it is replicant, it may not produce exact replicas of itself, resulting in the emergence of new strain, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि ये रिप्लिकेंट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने एग्जैक्ट जो है, ठीक है, एग्जैक्ट उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना पाए, ठीक है। जो भी एक वायरस है उसका मतलब सपोज ये एक्स वायरस है तो डायरेक्टली अगर बी पर्सन में जा रहा है, ए पर्सन से बी पर्सन में जा रहा है तो डायरेक्ट एक्स ही जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। विच में बी मोर और एट टाइम लेस डिफेक्टिव, ठीक है। ये क्या होता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये हम एग्जैक्टली नहीं जाते, तो इसका मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो या कम भी इफेक्टिव रह सकता है। सम स्ट्रेन डाई आउट वाइल द मोर इफेक्टिव वन विच स्प्रेड इफेक्टिवली सर्वाइव, ठीक है। तो कुछ जो स्ट्रेन होते हैं उसमें तो वो कुछ मर भी जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट कुछ इफेक्टिव भी होते हैं जो सस्टेन करते हैं या सर्वाइव करते हैं इवन आफ्टर द म्यूटेशन, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 इज़ कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग, ठीक है। जो SARS-CoV-2 है कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन हो रहा है। अंटिल नाउ 12,000 म्यूटेशन हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, अगर डॉक्यूमेंट देखे जाए तो 12,000 म्यूटेशन जो है देखे गए हैं इन केस ऑफ अ कोरोना वायरस। इन दिस वे we have concluded our today's new section. Have a nice day. Thank you. Please do like, comment and subscribe.